गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन 5 अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे है। पहला है एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड फैक्ट्स एंड व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ये सारे लोग आउटसाइड कंट्री भाग गए। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड करके। तो एक्स्ट्राडिशन क्या चीज़ होती है, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हम देखेंगे। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह के कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे कि किस कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हैं इंडिया की और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट। सेकेंड आर्टिकल में हम देखेंगे मीडिया सेंसेशनलिज्म इन सुशील कुमार केस। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज मीडिया सेंसेशनलिज्म, अपार्ट फ्रॉम मीडिया सेंसेशनलिज्म व्हाट प्रॉब्लम्स मीडिया फेसेस, और क्या मीडिया बायस्ड होता है नहीं होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। और मैकेनिज्म फॉर मीडिया रेगुलेशन इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया क्या सेल्फ रेगुलेटेड है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो उसको रेगुलेट करती है, किस हद तक रेगुलेशन हो सकता है मीडिया का ताकि मीडिया अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर ना जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। थर्ड है, ये अगेन बहुत दिनों से टॉपिक चल रहा है, एससी कॉशन ऑन प्राइवेसी। ये सोशल मीडिया के बारे में है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट कहाँ फॉल्ट पे है, सोशल मीडिया कहाँ फॉल्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था। ठीक है, और इन द लाइट ऑफ दैट वी विल सी वेदर द प्रेजेंट आईटी रूल्स होल्ड ट्रू और नॉट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको अच्छी इस खासी इसमें नॉलेज है तो आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं वीडियो से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन जून 1 को ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। ठीक है, और ब्रिक्स क्या होता है हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि ब्रिक्स क्या होता है, उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, उसका क्या एम है, इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में देखेंगे। उसके बाद आरबीआई एनुअल रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट। आरबीआई ने अभी अभी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकाली है, उसमें कुछ उन्होंने फैक्ट्स दिखाए हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उसके बाद दो एडिटोरियल मैंने डिस्कस किए, एक हिंदू में और एक इंडियन एक्सप्रेस में। हिंदू का जो एडिटोरियल है वो है साइक्लोन्स के बारे में। अब मैं इसमें साइक्लोन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ना मैं ये डिस्कस करूंगा कि साइक्लोन से कैसे बचा जाए। मैं इसमें बेसिकली ये डिस्कस करने वाला हूँ कि साइक्लोन हो जाने के बाद कैसे रिकवरी होनी चाहिए, और वो भी इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा फोकस्ड आर्टिकल है। सेकेंड आपका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है जो कि अगेंस्ट सोशल मीडिया रेगुलेशन पे है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये मैंने क्लब कर दिया इसके साथ, सॉरी थर्ड वाले के साथ। ठीक है, ये वाला मैंने थर्ड वाले के साथ क्लब कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन लीगल केस। ये क्या चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट काफ़ी चीज़ें बोलता रहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, उसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, ये हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस भी करेंगे। इनफैक्ट वीडियो के बीच में भी हम ये चीज़ देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए कि इंडिया इन टच विद डोमिनिका ऑन चॉक्सीज रिपैट्रिएशन। मतलब ये चॉक्सी है, मेकुल चॉक्सी, इन्होंने पीएनबी के संग फ्रॉड किया और फिर एंटीगुआ भाग गए थे। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, एंटीगुआ भाग गए थे, फिर ये पता नहीं क्या हुआ, डोमिनिका भाग गए। ठीक है, ये सब वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये जो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं इनकी गवर्नमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो एंटीगुआ से वो डोमिनिका भाग गए, तो अब इंडिया वाले चाह रहे हैं कि डोमिनिका से उनको रिपैट्रिएट करके इंडिया बुलाया जाए और इंडिया में इन पे केस चलाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि एंटीगुआ ये भागे थे 2018 में, और ये वेल स्टैब्लिश केस है कि इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। फिर भी 2021 तक ऐसा क्या हुआ कि इनको वापस इंडिया में नहीं लाया जा सका? ऐसी क्या लीगल ऑब्लिगेशंस थी और प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? इसको जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि इंडिया इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ डोमिनिका। ठीक है, चॉक्सी वांटेड फॉर डिफ्रॉडिंग बैंक्स इन इंडिया, और डोमिनिका ने ये बोला है कि हम एंटीगुआ को वापस करेंगे, इंडिया को वापस नहीं करेंगे बंदा, क्योंकि ये एंटीगुआ से भाग करके आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2018 में भाग गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप फैक्ट्स देख लीजिए कि कंट्रीज विद विच इंडिया हैज बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई
ऑफेंडर है इंडिया में, अगर वो दूसरे कंट्री में भाग जाता है तो इंडिया उसको वापस उस कंट्री से इंडिया में ला सकती है और उस पर केस चला सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंट्रीज जो हैं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं इस फिगर को कि कितने सारे कंट्रीज के संग इसका बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो रखा है। उसी तरीके से इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नॉट बायलैटरल बट इट कैन बी मल्टीलेटरल, इन सारे कंट्रीज के संग भी हो रखा है। तो आप इसमें एंटीगुआ को देख सकते हैं। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो रखी है, ठीक है, और 2018 में ये मेहुल चौकसी भाई साहब एंटीगुआ भाग गए थे। ये 3 साल अभी तक हो गया, अभी तक इंडिया वाले इनको वापस क्यों नहीं ला पाए? ठीक है, ये हम इसमें अभी आर्टिकल में देखेंगे आगे। बाकी आप देखिए, इंडिया मल्टीलेटरल कन्वेंशन प्रोवाइडिंग फॉर एक्स्ट्राडिशन, ये मल्टीलेटरल कन्वेंशन है। अब देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, नारकोटिक्स, ड्रग्स, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट बॉम्बिंग्स और एयरक्राफ्ट। तो ये सारे जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है इनके अंडर भी एक्स्ट्राडिशन किया जा सकता है। इतने ज़्यादा प्रोविजन होने के बावजूद इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? फिर कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। फ्यूजिटिव्स एक्स्ट्राडिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीज, कि ये कंट्री वाइज है कि हम कहाँ से कितने लोगों को ला पाए। देखिए यूएई का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, उसने एक्स्ट्राडिशन सबसे ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ आप देखिए यूके का रिकॉर्ड कितना ख़राब है। यहाँ नीरव मोदी भाग गए हैं और साथ में आपके ललित मोदी और किंगफिशर के जो चेयरमैन थे वो भाग गए थे। तो आप देखिए यूके से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है हमारे पास। अब एक्स्ट्राडिशन चैलेंजेस हम देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं? इतने सारे हमारे पास रूल रेगुलेशन और बायलैटरल ट्रीटीज होने के बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ड्यूअल क्रिमिनलिटी अप्रोच, ये क्या कहता है? ये अप्रोच ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया में माना जाता है तो वही सेम ऑफेंस दूसरे कंट्री में भी माना जाना चाहिए। मान लीजिए इंडिया में उसने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया, अगर वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूके में रिकॉग्नाइज नहीं होता तो यूके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उसको इंडिया वापस नहीं भेजेगा। तो इसको बोलते हैं ड्यूअल क्रिमिनलिटी अप्रोच, कि दोनों में ही रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए वो ऑफेंस। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन इज यूजुअली नॉट ग्रांटेड फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस। ठीक है, पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए मुश्किल होता है। फिर क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, टॉर्चर, क्रुएल्टी, ये सारे भी साइट करके जो दूसरे कंट्रीज हैं वो मना कर देते हैं एक्स्ट्राडिशन करने के लिए, कि आपके यहाँ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, हम इसको नहीं भेजेंगे। ठीक है, देखिए, और हिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी ऐसी कुछ है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज को कई कंट्रीज में सिविल ऑफेंस मानते हैं, कई कंट्रीज में सिविल और क्रिमिनल दोनों मानते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए हमारे कंट्री में सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस उसको माना जाता है और दूसरे कंट्री में सिर्फ सिविल ऑफेंस माना जाता है, तो भी वो लोग हमारे यहाँ उसको एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बनाए गए हैं जो जिसमें फिजिकल और इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को यहाँ नहीं लाया जा पा रहा है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस कवर नहीं है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या है? इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे क्या होता है कि एक्स्ट्राडिशन करने के लिए हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को प्रूफ देती हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रूफ बोस्ट है या प्रॉपर नहीं है या उसमें इरेगुलरिटीज हैं तो क्या होगा? डिलेज होंगे और वो लोग हमारे कंट्री के, हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रिक्वेस्ट को भी नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक और रीजन होता है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशन भी होता है, बायलैटरल रिलेशन भी होता है, कि हमारा किस कंट्री के संग कितना अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी कंट्री के संग हमारा हल्का फुल्का सा रिलेशनशिप है तो फिर वहां पर एक्स्ट्राडिशन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रीजन, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इंडिया ने, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, तो इंडिया ने इसके लिए क्या स्टेप लिया? उसने कहा ठीक है भाई, हम क्रिमिनल ऑफेंस तो उनका इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक्स्ट्राडिट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम रिकवरी जरूर कर लेंगे। अब हम रिकवरी कैसे करेंगे? रिकवरी हम करेंगे थ्रू फ्यूजिटिव ऑफेंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, बिल्कुल नया एक्ट है, 2018 में आया था। इसके थ्रू हम जितने भी उनके एसेट्स हैं इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में, हम उसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हम रिकवरी करेंगे जो भी इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं। ये दोस्तों,
तो ये इंडिया ने एक मेजर स्टेप, एक मेजर एक्ट बनाया हुआ है। आगे चलते हैं दूसरी न्यूज में। सुशील कुमार जो है बहुत फेमस बॉक्सर हैं, इनको किसी के मर्डर के केस में जो है गिरफ्तार किया गया है। अब हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि इन्होंने किया कि नहीं किया। बेसिकली क्या है, मीडिया सेंसेशनलिज्म। ठीक है दोस्तों, मीडिया सेंसेशनलिज्म क्या होता है? मीडिया सेंसेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी छोटी चीज को बहुत बड़ा बनाना, या किसी एक पर्टिकुलर केस पे बहुत ज्यादा उसको लाइमलाइट में लाना। मर्डर केसेस तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन सुशील कुमार का ही केस क्यों बार बार हर रोज न्यूज़पेपर में ऐसा क्यों आ रहा है? और कई बार क्या होता है कि मीडिया जो है ना अपना डिसीजन भी दे देती है। कैसे डिसीजन देती है? नहीं, सुशील कुमार तो दोषी है, या सुशील कुमार तो दोषी है नहीं। तो बिना कोर्ट के पहले जस्टिस किए मीडिया कौन होता है? अ, अपना डिसीजन देने वाला। ठीक है, अब मीडिया के डिसीजन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे लोगों की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो इफेक्ट होती है। ठीक है, परसेप्शन चेंज होता है लोगों का। अगर मीडिया किसी को ये बोल दे गिल्टी है, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि ये गिल्टी है। अगर मीडिया कहती है गिल्ट नहीं है, तो हमें लगता है गिल्ट नहीं है उसको, इज नॉट गिल्टी। तो मीडिया के डिसीजन लेने से पहले ही काफी कुछ डिसीजन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर लोगों के प्रेशर में क्या होता है कि जो कोर्ट्स होती हैं वो भी उसी हिसाब से डिसीजन लेती हैं। तो एक साइकिल है ये, वर्चुअस बैड साइकिल। मतलब यहाँ से मीडिया शुरू हुई, फिर यहाँ लोग इफेक्ट हुए, लोग से जुडिशरी इफेक्ट हुई। अल्टीमेटली क्या होता है, जस्टिस प्रॉपर हो नहीं पाता। इसलिए मीडिया सेंसेशनलिज्म इज, इस वजह से मीडिया सेंसेशनलिज्म को हम खराब मानते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स है मीडिया के साथ? ट्विस्टिंग फैक्ट्स। कई बार क्या होता है कि मीडिया को हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है और वो उस हिसाब से ही उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरा फैक्ट बिना जाने, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फैक्ट्स। पेड न्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन वाले में भी, पार्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में। तो पेड न्यूज क्या होती है? पैसे लेकर के किसी के बारे में बताना। ठीक है, अच्छा या बुरा, अगर उसने आपको पैसे दिए तो आप उसकी खूब एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायस्ड न्यूज, पेड न्यूज। फिर नॉन इश्यूज एज रियल इश्यूज, छोटे मोटे न्यूज, जैसे कोई बच्चा या कोई पर्सन मैनहोल में गिर गया। ठीक है, अब उसके पीछे 10 बार न्यूज निकाले पड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इश्यूज एज रियल इश्यूज। ठीक है, वो छोटा इश्यू है, आप उसको कवरेज भी दीजिए, लेकिन ये थोड़ा ना कि 10 दिन आप उसको कवरेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर टेंडेंसी टू ब्रांड। टेंडेंसी टू ब्रांड का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार क्या होता है कि टेररिस्ट केस हुए, तो मीडिया के बिना फैक्ट जाने बोल देता है कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन का काम है। ठीक है, तो इस तरह की ब्रांडिंग करनी भी ठीक नहीं है, आप बिना फैक्ट्स में जाए। अब हम देखते हैं रेगुलेशन, कि कौन कौन से मीडिया पे रेगुलेशन है और कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं। ओके, आप लोग देखिए, इसमें मीडिया रेगुलेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है। देखिए, मीडिया इन इंडिया इज मोस्टली सेल्फ रेगुलेटेड। ये क्लियर हो गया कि मीडिया पे बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, मोस्टली इट इज सेल्फ रेगुलेटेड। और इसको कौन रेगुलेट करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा होता है जो कि स्टैचुरी बॉडी, स्टैचुरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में इसको पास किया गया। दूसरा है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज स्टैचुरी बॉडी और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब व्हाट इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? पीसीआई एक्ट ऑफ 1978 में बनाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है, फॉर इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज इन इंडिया। न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसीज पे इसका रेगुलेशन होता है। अभी मैं बताऊंगा किस पे नहीं होता, इसका डिजिटल मीडिया पे नहीं होता रेगुलेशन। ठीक है, आपको पता है डिजिटल मीडिया आज की डेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिजिटल मीडिया पे इसका रेगुलेशन नहीं है, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब इसमें क्या होता है, पीसीआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 28 अदर मेंबर्स। ठीक है, चेयरमैन को सिलेक्ट कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए इंपॉर्टेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं कर रहे या कोई और अथॉरिटी या प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा कर रहे हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड अ मेंबर इलेक्टेड बाय द पीसीआई, मतलब 3 लोग मिल करके करते हैं। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? 3 लोकसभा मेंबर्स, 2 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा
6 editors of newspapers, 7 working journalists other than editors of newspapers, 6 persons in the business of managing newspaper, ठीक है, और 3 persons with special knowledge of public life। तो आप देखिए ये जो कमेटी है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं बहुत ज्यादा या राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, आपको ये याद रखना है कि कितनी वाइड स्प्रेड कमेटी है, इसमें हर कोई स्टेक होल्डर है, लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, ओनर्स हैं न्यूज़पेपर्स के, और स्पेशल नॉलेज ऑफ पब्लिक लाइफ जिनको अच्छे से आता है वो भी हैं पर्सन, ठीक है। अब इनका फंक्शंस क्या होता है, हेल्पिंग न्यूज़पेपर्स मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि न्यूज़पेपर्स ऐसा ना हो कि कोई और अथॉरिटी आकर के उन पे कोई फाइन लगा दे, कुछ लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता इनके रहते, ठीक है। बिल्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंटेनिंग फॉर जर्नलिस्ट, मतलब किस तरह से रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, एथिकल क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें नॉन एथिकल है, ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताते हैं, ठीक है। रिव्यू डेवलपमेंट्स लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ न्यूज़, तो ऐसा ना हो कि मीडिया की इंडिपेंडेंस छिन जाए, उसी से रिलेटेड है फर्स्ट वाले पॉइंट से ही। तो कैसे मीडिया को हम इंडिपेंडेंट भी बनाएं और रेगुलेटेड भी हम प्रॉपर कर रखें, ये सारी चीज़ें, एक फाइन बैलेंस बनाना है हमको, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, पीसीआई करती है। व्हाट आर इट्स पावर, ये क्या करता है, हैज द पावर टू रिसीव द कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ द जर्नलिस्ट एथिक्स। अगर कोई जर्नलिस्ट कोई गलत काम करता है तो आप पीसीआई में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। पीसीआई जो होता है इसको इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, और फाइनल वर्डिक्ट अपना देता है, और इस फाइनल वर्डिक्ट को, डिसीजन ऑफ द पीसीआई इज फाइनल, ये फाइनल वर्डिक्ट फाइनल रहता है, आप कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में उसको अपील नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ये है कि पीसीआई हैज लिमिटेड पावर्स ऑफ इन्फोर्सिंग द गाइडलाइंस इशू, ठीक है। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट आई तो ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन खुद जो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता ये, ठीक है। अगर कोई गाइडलाइन अगर प्रॉपर फॉलो नहीं हुई है तो इसके पास इतनी पावर नहीं है कि उसको इन्फोर्स करा सके, ठीक है। इट कैन नॉट पेनलाइज द न्यूज़पेपर्स न्यूज एजेंसीज, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट तो ये ले सकता है एक्शन, लेकिन न्यूज़पेपर्स न्यूज एजेंसीज के अगेंस्ट एक्शन लेना मुश्किल होता है, ठीक है। मैंने तीसरा आपको बता ही दिया था कि प्रेस मीडिया पे तो इसका रेगुलेशन है, लेकिन रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट मीडिया, इन तीन पे इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। और आपको पता है कि आजकल न्यूज़पेपर से ज्यादा इंटरनेट मीडिया और टेलीविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्या पीसीआई के अलावा और कोई बॉडीज भी हैं, तो एक है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आप सबने सुना होगा कि जब भी कोई फिल्म या कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है तो उसको सैंक्शन चाहिए होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, कि कहीं वो ऑब्सीन तो नहीं है, कहीं वो अडल्ट तो नहीं है, वो सारी चीजें। उसी तरीके से जो आपके लोकल केबल टेलीविजन वाले हैं, जो आपके यहाँ केबल प्रोवाइड करते हैं, उन पे भी रेगुलेशन लगाते हैं थ्रू केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1995। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स काफी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद न्यूज चैनल्स पे आते हैं। न्यूज चैनल जो है वो आपका, उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म बनाया जिसको बोलते हैं न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ओके दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को कर रहा है रेगुलेट, लेकिन जो न्यूज चैनल्स आते हैं हमारे यहाँ, जैसे आज तक हो गया या इंडिया टुडे हो गया, ठीक है, ये सारे को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी रेगुलेट करता है, ठीक है दोस्तों। और ये कुछ फाइन भी लगा सकता है, 1 लाख तक का ये फाइन लगा सकता है अगर कोई न्यूज चैनल रेगुलेशन को ब्रेक करता है तो, ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो आपके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है, कि कहीं उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है या कहीं ऑब्सीन तो नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है। इंडिया ने इतने सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की थी 2006 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्राई, लेकिन ये कभी बन नहीं पाया क्योंकि मीडिया ने काफी इसके अगेंस्ट जो है काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट विरोध किया, ठीक है, ओके। एक और बॉडी है आईबीएफ, ये आज न्यूज में भी थी द हिंदू में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ठीक है, तो इसने क्या किया है कि अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन अपना नाम कर लिया है, डिजिटल मतलब डिजिटल मीडिया को इसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड उसमें ओटीटी और डिजिटल मीडिया को इसने अपने रेगुलेशन में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है ये भी आपकी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, ठीक है दोस्तों।
आप देखिए ये 1999 में आई थी। 250 से भी ज़्यादा इंडियन चैनल्स, नॉट न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के बारे में अलग था, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो अलग थी, ठीक है। ये जो बाकी चैनल्स हैं, ठीक है, जैसे सोनी हो गया या आपका जी हो गया, इस तरह के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो इसके पार्ट हैं, मेंबर्स हैं। और इसने क्या क्रिएट किया था, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। यहाँ पर आप जाकर के अगर कोई अगर आप किसी भी चैनल में कोई ऑब्ससीनिटी या प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, तो आप ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी भी देखा कि कितने सारे हमारे रेगुलेटर्स हैं। पीसीआई है, उसके बाद न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन एडवर्टाइजिंग काउंसिल, ठीक है, उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ठीक है, ये सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये एडिटोरियल है हिंदू का, वेदरिंग स्टॉर्म्स, देखते हैं क्या चीज़ है। ये साइक्लोन्स के बारे में है। ये क्या कह रहा है आर्टिकल कि साइक्लोन्स आर इनएविटेबल, मतलब साइक्लोन्स को आप रोक तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कम्युनिटीज को आप रिकवरी जरूर दे सकते हैं। अभी ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है कि साइक्लोन अम्फान जो पिछले साल आया था, उसने $14 बिलियन का लॉस दिया इंडिया को। $14 बिलियन, इट इज लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए, जो इस आर्टिकल में मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। और इस इवेंट ने 2.4 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस किया। 2.4 मिलियन, 1 मिलियन इज 10 लाख, दैट मीन्स 24 लाख पीपल, ठीक है। अच्छा यही नहीं, इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि करप्शन भी हुआ। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ होने की बात आई, तो करप्शन भी उसमें काफी ज्यादा था, ठीक है दोस्तों। ओके, इस आर्टिकल ने सोल्यूशन भी कुछ दे रखे हैं। इसने क्या बोला हुआ है कि आप प्रॉपर सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करें, ताकि ये पता लग सके कि कौन एक्चुअल में सफरर है और कौन डमी लोग हैं, ठीक है। एक्चुअल में सफरर्स को आपको देना है बेनिफिट्स, और जो डमी कैंडिडेट्स हैं उनको आपको नहीं देना है, तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, मेक सिटीजन्स मेंबर्स इन द सोशल इंश्योरेंस मॉडल, मतलब सिटीजन्स को भी आप उसमें इंक्लूड करिए, जो फंडिंग मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। तीसरा क्या चीज है कि नेगेटिव क्लाइमेट चेंज से, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं, उसकी वजह से साइक्लोन्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम रिहैबिलिटेशन करेंगे तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ताकि आगे के समय में साइक्लोन्स की क्वांटिटी कम हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये इस आर्टिकल में बताया है, काफी अच्छा आर्टिकल है और डिफरेंट है जो पिछली बार न्यूज में आया था। आगे चलते हैं। एससी हैड कॉन्शन्ड गवर्नमेंट ऑन प्राइवेसी, ये 2019 का एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, इसके बारे में न्यूज है। मैं अभी आपको बताता हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है भाई, आपको प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना है कंट्री की। मतलब प्राइवेसी को तो प्रोटेक्ट करेंगे आप, सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा कि डीक्रिप्शन, अगर हम डी इंक्रिप्शन करेंगे, इफ इजिली अवेलेबल कुड डिफीट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी आईटी एक्ट 2020, आईटी रूल्स 2021 आया है, उसमें ये बोला गया है कि ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज के बारे में गवर्नमेंट को बताया जाए, ठीक है। व्हाट्सएप से बोला है ये, और व्हाट्सएप इसकी वजह से कोर्ट में भी गया है। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम 2019 का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देख रहे हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर डी इंक्रिप्शन बहुत इजीली अवेलेबल होगा तो क्या होगा कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उसने वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही आप डी इंक्रिप्ट करें, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, नॉट इन नॉर्मल रूटीन, नहीं तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ब्रेक होगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप क्या कह रहा है, व्हाट्सएप जो कोर्ट गया उसने बोला है कि न्यू रूल्स आर डिसप्रपोर्शनेट। जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था वीडियो के, उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा कि व्हाट्सएप ने क्या कहा है कि न्यू रूल्स ठीक हैं, वो सही है अपनी जगह, लेकिन डिसप्रपोर्शनेट है। मतलब जितना कंट्रोल होना चाहिए सोशल मीडिया पर, उससे ज्यादा कंट्रोल है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि हमें नहीं पता कि 4 दिन के बाद कौन सा मैसेज गवर्नमेंट चाहेगी, जिसका हम ओरिजिनेटर हमें बताना होगा, ठीक है। तो शुरू से ही हमें क्या होगा कि हर मैसेज को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, हर मैसेज को हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 दिन के बाद नहीं पता, 10 दिन के बाद नहीं पता कि गवर्नमेंट कौन से मैसेजेस के ओरिजिनेटर की आइडेंटिटी हमें बताने को कहेगी,
ठीक है दोस्तों, तो ये व्हाट्सएप का कंटेंशन है। ठीक है, अब एसेंशियल रोल ऑफ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? जैसे व्हाट्सएप ने बोला कि ठीक है गवर्नमेंट का रेगुलेशन अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा है, ये इतना होना नहीं चाहिए। तो अब टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में सुप्रीम कोर्ट क्या देखने वाला है, जो ऑर्डर आएगा कि वेदर अ लेजिस्लेटिव मेजर इज डिस्प्रपोर्शनेट इन इट्स इंटरफेरेंस विद द फंडामेंटल राइट, वेदर अ लेस इंट्रूसिव मेजर कुड हैव बीन अडॉप्टेड। मतलब क्या ये जरूरी है जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाला है या रूल्स निकाले हैं, या थोड़ा सा हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और ऐसा हम डाइल्यूट कर दें कि बैलेंस बन जाए राइट टू प्राइवेसी में और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में। ठीक है, तो ये चीज पुट्टा स्वामी केस में भी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पुट्टा स्वामी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, दूसरी क्या एक और प्रॉब्लम क्या है कि 2020 रूल्स क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मतलब ये लेजिस्लेटिव रूट के थ्रू नहीं बनाया गया, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनाया गया है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि क्या एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर है कि लेजिस्लेटिव एक्शन से ऊपर जाकर के कोई चीज बना सके, क्योंकि इन ओरिजिनल आईटी एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि आप जो है ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज को बोलेंगे कि बताओ मेरे को ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। ठीक है, इसी पे इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल निकाला है, वो भी मैं यहीं की यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। ये आर्टिकल दोनों को ही गलत ठहरा रहा है। ये बोल रहा है कि व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी गलत है, और ये बोल रहा है गवर्नमेंट भी गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने, आपको पता होगा कि ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का यूज किया था, मैनिपुलेटेड मीडिया वर्ड बोला था बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन के ट्वीट को। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल ये पूछ रहा है कि आप कौन से बेसिस पे, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपने उसको मैनिपुलेटेड मीडिया बोला, और क्या आप पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता? ठीक है, आप भी तो इसी देश के में रह रहे हैं, तो आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने अगर ये ओरिजिनेटर वाली जो चीज है कि ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज को हमको बता दिया जाए, अगर ऐसा पूछ लिया तो क्या होगा, वो किसी की भी प्राइवेसी ब्रेक कर सकता है, जो कि गलत है। तो ये बोल रहा है टारगेटेड एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ जहां जरूरी है वहीं पर ये चीज होनी चाहिए। ये भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने पास्ट में भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह के कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी और उन्होंने कंप्लाई भी की हुई है। तो अब इन नए रूल्स की क्या जरूरत पड़ गई? जब ऑलरेडी सब अच्छा चल रहा है तो नए रूल्स की क्या जरूरत है? ये एडिटोरियल ये चीज बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन June 1, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, तो आप देखिए ब्रिक्स का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन सुमिट है, एनुअल सुमिट, मतलब हर साल इसमें 5 लीडर्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी चेयरमैनशिप इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स। ब्रिक्स मतलब एक बार ब्राजील के पास होगा, तो उसके अगले साल रशिया के पास, उसके अगले साल इंडिया के पास, फिर चाइना के पास, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो ये 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को केटर करता है रीजन, और 30% ऑफ द जीडीपी, इसलिए ये ब्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जेनेसिस देखते हैं इसका कि इसका क्या जेनेसिस है। 2001 में सबसे पहली बार इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ये कॉइन किया था वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टाइमलाइन देखते हैं। फर्स्ट ब्रिक्स समिट टुक प्लेस इन 2009, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ब्रिक्स समिट व्हेन इट टुक प्लेस इन 2009। ठीक है, और 2010 में इसको साउथ अफ्रीका को इसमें इनवाइट किया गया था, और 2011 में साउथ अफ्रीका को फाइनली इसमें परमानेंटली इंक्लूड कर लिया गया। मतलब ब्रिक्स से पहले इसको ब्रिक बोलते थे, अब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, 2011 में ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे याद आ रहा है। आगे चलते हैं। इसका कोऑपरेशन मतलब इसका क्या टारगेट है? एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है। ठीक है, मतलब कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी इसमें आता है। ठीक है, ना सिर्फ इकोनॉमिक पीपल टू पीपल, बट सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी। ठीक है,
इम्पैक्ट ऑफ ब्रिक्स, अब ब्रिक्स का क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में? तो सबसे बड़ा ये हुआ कि आईएमएफ में पहले ना वेस्टर्न कंट्रीज का सिक्का चलता था, अब इसका कोटा रिफॉर्म हुआ 2010 में, मतलब आईएमएफ को कोटा रिफॉर्म करना पड़ा और ज्यादा से देना पड़ा चाइना और इंडिया को। तो इसका फायदा ये हुआ, मतलब हम इंडिया, चाइना, इन ये जैसे कंट्रीज जो हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह बना पाए, स्ट्रॉन्ग कर पाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनडीबीज हेडक्वार्टर्स इन शंघाई, मतलब बीजिंग में नहीं है, शंघाई में, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिक्स्थ ब्रिक्स समिट फोर्टालेजा 2014 में था, वहां पर इस अग्रीमेंट को साइन किया था कि हमको एनडीबी बनाना है, ठीक है दोस्तों। चैलेंजेस क्या हैं? आप देख सकते हैं कि इतना ब्रिक्स में हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डोकलाम प्लेटो में इंडिया और चाइना का लड़ाई हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से रशिया के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन अभी नहीं है। तो ब्रिक्स का क्या रेलेवेंस है? ये चैलेंजेस है, ठीक है। इंडिया के लिए इसकी क्या फायदा है? इंडिया के लिए इसका फायदा ये है कि एक तो इकोनॉमिक इश्यूज में इसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। चाइना से हमारे कितने भी रिलेशन खराब हो, लेकिन इकोनॉमिकल रिलेशन हमारे काफी ठीक है उनसे। फिर एनएसजी मेंबरशिप में चाइना को छोड़ करके सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट कैसे बना? हम रेगुलरली मिलते रहते हैं ब्रिक्स मीटिंग के थ्रू, इसलिए, ठीक है दोस्तों। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे बनाने की बात हो रही है। हमारे नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है और मूडी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वेस्टर्न एजेंसीज है, तो ब्रिक्स क्या बनाने की सोच रहा है, ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ताकि जो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनको रेटिंग दिया जा सके और हमें वेस्टर्न एजेंसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है दोस्तों। लास्ट टॉपिक है हमारा आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, बहुत जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। आपको पता होगा कि आरबीआई ने अभी भी गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ रुपीस दिए हैं, ठीक है, जो उसने प्रॉफिट अर्न किया था। पहले हम देखते हैं कि हेडिंग फॉल इन प्रोविजन शार्प फॉरेक्स गेन्स लेड टू हायर आरबीआई सरप्लस। आरबीआई के पास इतना पैसा आया कहां से? फॉल इन प्रोविजंस और शार्प फॉरेक्स गेन से। शार्प फॉरेक्स गेन का मतलब क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंजेस इसके पास बढ़ गए थे आरबीआई के पास, ठीक है। और फॉल इन प्रोविजंस, प्रोविजंस पहले देखते हैं क्या होता है। प्रोविजंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्टिजेंसी, प्रोविजंस को आप कॉन्टिजेंसी फंड मान सकते हैं, जैसे सैलरी हो गई लोगों की, फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉसेस हो गए, उनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे उनकी वैल्यू, तो उसको बोलते हैं प्रोविजंस, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक्स मनी है और वाई हमारे प्रोविजंस हो गए, मतलब हमारे खर्चे हो गए या एंटिसिपेटेड खर्चे हो गए या लॉसेस हो गए, तो एक्स माइनस वाई जो है हमारे पास नेट अमाउंट बचता है। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है वो क्या बोलता है, एक्स माइनस वाई जो है आपको आरबीआई को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना हो, ठीक है। आरबीआई शुड ट्रांसफर दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस हेडिंग को देखते हैं, फॉल इन प्रोविजंस मतलब वाई की वैल्यू कम हो गई, मतलब खर्चे कम हो गए, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दे पाई, ठीक है। दूसरी चीज, फॉरेक्स गेन बढ़ने से क्या हुआ? फॉरेक्स गेन बढ़ने से क्या हुआ कि रुपये की वैल्यू 3.5% बढ़ गई। और जब रुपये की वैल्यू 3.5% बढ़ गई, तो आरबीआई ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जो फॉरेन करेंसीज थी उनको बेच दिया, ठीक है। जब उनको बेचा तो उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट इतना ज्यादा हुआ कि उसने गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ रुपीस दे दिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये फैक्ट बताया गया, सेंट्रल गेन्स फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 50,629 करोड़ हो गया था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि आरबीआई ने कहा है कि 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में हम 10.5% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा एस्टिमेटेड है, ठीक है। फिर आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट भी बताई है कि इट इंक्रीज बाय 6.99%। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब ये अच्छी चीजें क्यों हैं जबकि कोविड टाइम चल रहा है? तो आरबीआई ने ये भी बोला है कि वैक्सीनेशन का जो है तेजी अब आ गई है और वैक्सीनेशन काफी लोगों को हो भी गया है, तो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी फास्ट हो रही है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मैंने आपसे कुछ जो क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, वैसे मैंने आर्टिकल में डिस्कस कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि जो भी आप रूल्स या रेगुलेशंस बना रहे हैं वो ठीक है,
दे आर देयर ओके, आप बनाने के लिए हक रखते हैं और आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो बहुत ओवर पावर तो नहीं है, ओवर पावरिंग तो नहीं है, या कुछ डाइल्यूटेड वर्जन से काम चल जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है एक डॉक्ट्रिन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली।